हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। इससे पहले मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बीच में ही बंद हो गया था। तो उसमें हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में किया था, जहाँ पे हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट रिकरिंग नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। और वहाँ पे हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, बट बीच में ही वो वीडियो जो है वो बंद हो गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो वहीं से आज हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एपी सीरीज़ के बारे में हम वहाँ पे पढ़ रहे थे। वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया दिया था एपी सीरीज़ के बारे में कि कौन सी सीरीज़ जो है वो एपी सीरीज़ होते हैं, एपी सीरीज़ की क्या पहचान होती है। ठीक है, तो एपी सीरीज़ उन सीरीज़ को हम एपी सीरीज़ बोलते हैं जिनमें क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस आता है वो इक्वल आता है। मैंने वहाँ पे आपको जनरल फॉर्म भी बताई थी एपी सीरीज़ की, कैसे है जनरल फॉर्म। सपोज मैं एक नंबर ले लेती हूँ ए में जब मैं डी ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा क्या, ए प्लस डी। फिर मैं ए में डी, ये टर्म में मैं डी को ऐड कर दूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ए प्लस 2d। अब मैं अगर इसमें फिर से डी को ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, ए प्लस 3d। फिर से मैं इसमें डी को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ए प्लस 4d। सो ऑन, ऐसे डी को ऐड करते जाइए तो आपके पास टर्म्स बनती जाएंगी आगे। तो ये क्या है, हमारे पास जनरल फॉर्म है किसकी, एपी सीरीज़ की। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो है हर एक उसमें इक्वल आ रहा है, डी 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 डी। तो डी क्या होता है यहाँ पे, एपी सीरीज़ में हम डी कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डी क्या है हमारा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस है। और ए क्या है यहाँ पे, हमारी फर्स्ट टर्म है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। अब एपी सीरीज़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म को लिखने का एक तरीका होता है, उसको हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A1 A2 A3 A4 ऐसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म को। कुछ एक बुक में इसको T1 T2 T3 करके भी दिया है, बट मैं यहाँ पे A1 A2 करके ही डिनोट करूँगी। तो एपी की फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या है, A1 इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, ए क्या है हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या है इस सीरीज में, A2। सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, क्या है हमारे पास सेकेंड टर्म यहाँ पे, A प्लस डी। ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है, ये है थर्ड टर्म, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या है, A4 से डिनोट करते हैं हम फोर्थ टर्म को, और क्या देखे रखिए फोर्थ टर्म, ए प्लस 3d। प्लस सो ऑन करके मैं ऐसे A5 A6 A7 A8 लिख सकती हूँ अप टू AN तक। तो मुझे एक चीज़ यहाँ से दिख रही है कि जब मैंने देखो फर्स्ट टर्म क्या आई A, सेकंड क्या A प्लस डी, थर्ड A प्लस 2d, यानी कि A प्लस N से एक कम 2 माइनस 1d। ठीक है, A3 A प्लस N क्या है यहाँ पे 3, N से एक कम 2d। A4 A प्लस 4 माइनस 1, 4 से एक कम 3d। तो ये क्या है, एक चीज़ मुझे यहाँ से दिख रही है, एक पैटर्न दिख रहा है कि अगर ये जो मैं पैटर्न को फॉलो करूँ तो यहाँ से मैं nth टर्म लिख सकती हूँ एपी की। nth टर्म क्या आएगी, a प्लस n से एक कम n माइनस 1 इंटू डी। ये तरीका होता है क्या इसकी, nth टर्म जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला है ये, इसका nth टर्म का फॉर्मूला। ये आपको लर्न होना चाहिए, वैसे नहीं भी लर्न है तो अगर आपको एपी सीरीज़ के जनरल इसकी सीरीज़ पता है, जनरल फॉर्म पता है कि एपी सीरीज़ क्या होती है, कैसे आती है, कैसे लिखते हैं, तो आप आराम से खुद भी बना सकते हो, यानी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिख रही है यहाँ पे कि डायरेक्ट मेरे से अगर कोई टर्म जैसे एपी की आपको बोला जाए कि आप 7th टर्म का जनरल फॉर्मूला लिखो, एपी की 8th टर्म, एपी की 10th टर्म, एपी की 12th टर्म का, हाँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकती हूँ। मुझे पता है कि जैसे आपने एपी की सेकेंड टर्म क्या लिखी, A2 को आपने क्या लिखा था, A प्लस डी, ये n से एक कम 2 माइनस 1 1d। ठीक है, थर्ड टर्म को क्या लिखा था आपने, a प्लस n माइनस 1, इससे ये n से एक कम 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2d। तो मैं डायरेक्ट अगर मुझे बोला जाए कि एपी की 12th टर्म लिखो, एपी की 12th टर्म को किससे डिनोट करोगे, A12 से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस 11d। बस एक इससे ना ये d के साथ जो है इस n से एक कम करके माइनस करके लिख लीजिए, तो आपकी वो मतलब 12th टर्म
बन जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे 90th टर्म को लिखने के लिए बोला जाए कि एपी की 19th टर्म लिखो, तो मैं एपी की 19th टर्म को डिनोट करूँगी A19 से। तो A19 क्या हो जाएगा मेरे पास, A प्लस 18D। ठीक है, तो ये जनरल तरीका है एपी की कोई सी भी टर्म को लिखने का, राइट। तो nth तो आपको याद, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि nth टर्म लिखने का क्या फॉर्मूला होता है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, दूसरा आता है, अब पेपर में वैसे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म ऐसे तो निकालने के लिए आता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है, वो सम होता है। तो एक सीरीज दी होगी, उसके टर्म्स का सम निकालना होगा। तो एपी सीरीज के टर्म का सम कैसे निकालते हैं, सम का फॉर्मूला होता है SN मतलब सम ऑफ nth टर्म, SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, nth टर्म का, एपी सीरीज की nth टर्म का सम का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, एंड d क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, एपी सीरीज के सम का, nth टर्म की सम का फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे एक और तरीका, अगर मतलब SN का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको सीरीज में फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तब भी आप एपी सीरीज के nth टर्म का मतलब सम निकाल सकते हो। कैसे, n/2 a प्लस l, l यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, l क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म। अगर आपको सीरीज में फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो भी आप उस सीरीज का सम निकाल सकते हो। कौन सी सीरीज, एपी सीरीज का। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे करना है। ये मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिख दिए हैं। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, और ये सेकंड वाला भी कि जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, फिर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्या देके रखा है, विच टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, यहाँ पे तो आपको गिवन ही है कि भाई ये एपी ही सीरीज है। अदरवाइज कई बार नहीं दिया होगा, उस खाली सीरीज लिखी होगी, उसका सम आपको निकालें, तो वो आपको वहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि वो सीरीज है कौन सी, वो एपी सीरीज है भी या नहीं है। ठीक है, तो एपी सीरीज देखने का यही तरीका कि उनके जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है उनके बीच का डिफरेंस देखो। अच्छा, वहाँ पे डिफरेंस भी कैसे चेक करना है, हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, जैसे ये वाली सीरीज है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, मैं 24 में से 27 को माइनस करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, जब मैं इनको माइनस करूँगी तो ये आएगा -3। मैं 21 में से 24 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा -3। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि है तो ये एपी सीरीज, क्योंकि इनके कोई सी भी मैं अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाऊँ तो उनके बीच का डिफरेंस जो है इक्वली आ रहा है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि डी की वैल्यू कितनी आई, -3। कॉमन डिफरेंस इस सीरीज में कितना है, -3 है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन ना इस तरह के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एपी सीरीज आपके 10th में है, तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन ले लिया है बीच में। इसमें क्वेश्चन में क्या आपको पूछ रहा है कि आपको एक एपी सीरीज दी है और कह रहा है कि इसमें बताओ कि कौन सी टर्म जो होगी इस सीरीज की 0 होगी, मतलब कौन से नंबर की टर्म। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मैथ में ना, क्वेश्चन को आपको पढ़ना आना चाहिए और उसको समझ आना चाहिए, कुछ इमीडिएट आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है। दूसरे फिर उसके बाद आ जाओ कि आपको गिवन क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि बताओ कि सीरीज में कौन सी टर्म जो है 0 है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि इसकी लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म ही 0, मतलब लास्ट टर्म 0 है, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी सीरीज। तो मैं लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, nth टर्म जो होती है उसको हम an से डिनोट करते हैं। तो मैं मान लेती हूँ इस सीरीज की nth टर्म जो है वो 0 है। अब मैं an का फॉर्मूला लगा के वहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास a की वैल्यू है जो कि मुझे कितनी दे, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होते हैं। कितनी है सीरीज की फर्स्ट टर्म, 27 दे के रखी है। 27 प्लस n-1 और d आपने यहाँ निकाला कितना है, -3 इज इक्वल टू 0।
बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपके पास n की वैल्यू निकल जाएगी। क्या है मेरे पास 27, मैं -3 से n-1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो -3 को जब n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3n, और -3 को -1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 3n प्लस 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 30 इज इक्वल टू 0। आपको n निकालना है तो बाकी सब टर्म्स को उठा के इक्वल के उस तरफ लेके जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3n इज इक्वल टू प्लस का 30 उतर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 से जब मैं 30 को काटूंगी तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो n कितना आया, 10। इट मीन्स इस सीरीज की जो 10th टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो क्या आंसर आया आपका यहाँ पे 10। इसकी 10th टर्म जो है वो क्या है, 0 होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन उठाया है किसी एग्जाम का, आई थिंक एसएससी सीजीएल का, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्या क्वेश्चन देके रखा हुआ है, इफ सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 13 इज 390 देन द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 13 इज। अब आपको 13 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, 13 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल का सम दे के रखा हुआ है आपको 390। सबसे पहली बात तो मल्टीपल क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल क्या है, जैसे मानो 13 का मल्टीपल है तो 13 का मल्टीपल क्या होगा, 13 का टेबल पढ़ते जाओ तो उसके वही उसके मल्टीपल होते हैं। जैसे क्या है, 13, 26, 39, 52, ये क्या है 13 के मल्टीपल है। और कौन से मल्टीपल, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल। अब जब मैंने 13 के कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा नेक्स्ट, ठीक है, अब जब मैंने 13 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल लिखे तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इन सब में क्या है, डिफरेंस इक्वल आ रहा है ना, 13, 13, 13। तो इट मीन्स किसी भी नंबर के जब आप मल्टीपल लिखते हो, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, तो उसमें जो है वो जो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होते हैं ना, वो एक एपी सीरीज बनाते हैं, क्योंकि उनमें जो है हर कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को उठा लो, सब में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इक्वल आता है। तो जिस नंबर के मल्टीपल लिख रहे हो वही नंबर उनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आता है, राइट। जैसे मानो अगर आप 3 के लिखोगे तो 3 के क्या मल्टीपल होंगे, 3 होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये क्या है, 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल लिख रही हूँ मैं। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये क्या है, एक एपी सीरीज बन रही है, क्योंकि इसके सब में कॉन्जिक्यूटिव टर्म में डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है। तो जो किसी नंबर के जब आप मल्टीपल लिखते हो तो वो क्या है, वो एक एपी सीरीज बनाती है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया क्वेश्चन में, तो इट मीन मैं इस क्वेश्चन में एपी सीरीज का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। क्या दिया था, 13 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल का सम दिया था। अब मुझे नहीं पता वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कौन से हैं, वो 3 मल्टीपल हैं जिनका सम करोगे तो 390 आएगा, और उसमें से बोला गया उसका जो सेकंड मल्टीपल होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे जनरल सा मल्टीपल ले लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि 13 का फर्स्ट मल्टीपल जो है वो क्या है, x है, मैंने x ले लिया। नेक्स्ट मल्टीपल कैसे लिखूंगी कॉन्जिक्यूटिव, +13 ऐड करूंगी मैं उसमें, x + 13। नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से +13 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, x + 13 में 13 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये 26। तो मुझे 3 ही बोला, मैं 3 ही लूँगी, ठीक है। ये मैंने 13 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ले लिए। अब इसके बाद क्या है, वो क्या कह रहा है कि इसका सम जो है वो 390 है। एक तो सीधा डायरेक्ट आप इन तीनों को आपस में ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको 390 के इक्वल कर दो, वहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा एक मेथड और क्या है कि यहाँ पे आप एसएन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कौन सा वाला, जो मैंने आपको बोला था ना कि जब आपको एपी सीरीज के फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो सम कैसे निकालते हैं, एसएन का वो वाला फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो। डिपेंड करता है कि एग्जाम में उस टाइम पे आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है कि आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। पहले तो ये है कि इनको आपस में सीधा ही सम कर दो। सम करके कितना आएगा, एक्स एक्स वाले अलग से सम होंगे क्योंकि वेरिएबल है, x + x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 26 में 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 39।
इज इक्वल टू, ये मुझे कितना दे के रखा है, क्वेश्चन में गिवन है ये कितना दे के रखा है 390 की। इन ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आपने माने, इनका जो सम है, इनको जो ऐड करोगे, जमा करोगे, तो वो 390 के बराबर आएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसके अलावा जितनी टर्म्स हैं उसको उठा के इक्वल टू के उस तरफ लेके जाइए। पहले मैं 39 को उठाती हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x इज इक्वल टू 390 माइनस 39। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए इसको, 10 में से 9 गए 1, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 3 गए तो 5, ये आ गया 3। तो यहाँ क्या है 3x, ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो मैं यहीं से इसको काट रही हूँ, 3 से काट के देख लीजिए। 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, और कितना रिमाइंडर बच गया अब यहाँ पे 21 हो गया, तो 7 या 21। तो x कितना आया मेरे पास यहाँ पे 117। ठीक है, अब ये नहीं करना है कि डायरेक्ट यहाँ पे 117 को आंसर कर दिए, पहले आगे क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। आपने निकालना क्या है, वो पूछ रहा है कि इसका सेकंड मल्टीपल बताओ। तो सेकंड मल्टीपल यहाँ ये सिर्फ x की वैल्यू आई है आपके पास, ना कि सेकंड मल्टीपल। सेकंड मल्टीपल ये था आपका x प्लस 13। तो जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं ना कि हाँ 117 निकल गया, डायरेक्ट वहाँ ऑप्शन में 117 देखा और टिक कर दिया। नहीं, आपसे वहाँ पे वो सेकंड मल्टीपल पूछ रहा था, सेकंड मल्टीपल था x प्लस 13, तो x में 13 ऐड कर दो। तो 117 में 13 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 20 और 30, 130। तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 130, ये इसका आंसर होगा। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट एक, ये दूसरा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप SN वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये एक क्या है AP सीरीज बन रही है। क्या मैंने मल्टीपल लिए थे इसके, x प्लस 13 और थर्ड था x प्लस 26। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सब में 13 ऐड हुआ है, ये क्या है एक AP सीरीज बन रही है, तो मैं यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। वो भी कौन सा, SN कितनी टर्म है, N क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे कितनी टर्म का सम है 3 टर्म का सम है, जो कि मुझे 390 दे के रखा है। तो मैं N की जगह यहाँ पे 3 ले सकती हूँ। S3 इज इक्वल टू क्या होता था N/2, 3/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट क्या है x और लास्ट क्या है यहाँ पे x प्लस 26। ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो S3 सम ऑफ इन 3 टर्म का सम आपको दे के रखा था ना, कितना दे के रखा है 390 दे के रखा है। तो 390 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 26। अब बस यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कटता है काट दो, मैं 3 से इसको काट सकती हूँ। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, और ये हो जाएगा 0, सॉरी ये 9 नहीं है 0 है, 3 3 सा 9 और 0 का 0, राइट। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैं डायरेक्ट पहले इसको ऑपरेट नहीं करूँगी, पहले तो ब्रैकेट के बाहर वाला है उसको ऑपरेट करती हूँ ना। तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस 26 मैंने पहले लिख लिया इस तरफ, इज इक्वल टू ये 2 इधर जाके इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 13 दूनी 26 और एक 0 था तो 0, राइट। यहाँ से 2x कितना आ जाएगा आपके पास, 2x इज इक्वल टू 26 इधर जाके माइनस होगा, यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस होगा, तो माइनस करके 10 में से 6 गए तो आएगा 4, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गए तो 3 और ये 2। अब यहाँ पे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड, मैं यहीं पे इसको काट दे रही हूँ, क्या आएगा 2 1 2 और 17 दूनी 34, तो 117। देखो यहाँ से भी 117, ये क्या निकला x की वैल्यू निकली। ठीक है, आपने निकालना क्या है सेकंड मल्टीपल, ये x प्लस 13, तो 117 में 13 ऐड करोगे तो 130, ये इसका सेकंड ऑप्शन। तो जो आपको सूटेबल लगे, जो सा आपको सही लगे, वो वाला मेथड लगा के आप निकाल सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी मैंने एक AP सीरीज को अच्छे से समझने के लिए बीच में ये डाल दिया क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए AP सीरीज के। तो यहाँ पे क्या देखे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, क्या निकालना है आपने, पहली 13 टर्म का सम निकालना है, यानी कि आपने यहाँ पे S13 निकालना है। ठीक, और नेक्स्ट क्या दिया है, जिसमें वो बोल रहा है कि ये एक AP सीरीज, AP यहाँ पे गिवन है ना कि सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एन AP सीरीज का ही आपने पहली 13 टर्म का सम निकालना है, यानी कि S13 निकालना है। इफ, जिसमें क्या दिया है, द 5th टर्म इज -2 एंड 8th टर्म इज 7। अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि डायरेक्ट 5th टर्म लिखनी हो तो उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या 8th टर्म 10th टर्म कैसे लिखते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। 5th टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A5 को A प्लस 4D, ये मुझे कितना दे के रखा है -2, और 8th टर्म क्या है, 8th टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस 8 से 1 कम 7D, ये कितना दे के रखा है आपको 7 दे के रखा है। अब देखो मैंने, अब
पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए आपने निकालना क्या है। आपने S13 निकालना है, तो S13 का वो फॉर्मूला लगा लो SN वाला। फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं सम का, क्योंकि वो उसके लिए तो फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं सीधा SN वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या था SN का फॉर्मूला? SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो SN क्या है? ये S13। यहाँ पे देखो n तो हमें पता है कि कितनी, आपने 13 टर्म का सम निकालना है, तो n कितना है? 13। अब आपको a और d फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आपका S13 निकलेगा, अगर आपको a और d की वैल्यू पता होगी। अब a और d की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? ये जो आपने दो इक्वेशन लिखी है ना यहाँ से। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल में दो इक्वेशन हैं, तो यहाँ पे मुझे पता है कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूँगी और वहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूंगी। उसके लिए क्या होता है कि आपको ना जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में ना सेम बनाना होता है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि a और a ऑलरेडी पहले से ही सेम है, यहाँ पे भी a। अगर मानो यहाँ पे 2a होता तो मैं फिर नीचे वाले को पहले 2a बनाती, उसके बाद माइनस करती, क्योंकि मुझे क्या है यहाँ पे एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? ए को एलिमिनेट करना है। जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में आपने सेम बना लेना है, उसके बाद फिर दोनों को माइनस कर दो। पर यहाँ मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ ऑलरेडी जो है दोनों सेम ए दोनों की वैल्यू सेम ही बनी है दोनों इक्वेशंस में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या है इन दोनों को माइनस कर दूंगी। तो कर दो माइनस। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के निशान जो है वो सिंबल जो है चेंज कर देने हैं। प्लस है तो उसका माइनस कर दो, माइनस है तो उसका प्लस कर दो। अब माइनस करो, a माइनस से कितना कट जाएगा? 0। देखो प्लस का 4d माइनस का 7d, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? माइनस का 3d आएगा, इज इक्वल टू माइनस का 7 है, माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ये 9 कटेगा, तो 3 3 9। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 3। ठीक है, इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी a की। मैं यहाँ वैल्यू थी, तो मैं यहाँ पे इस a प्लस डी की जगह 3 आ जाएगा, तो 4 3 से कितने हो जाएंगे? 12। उस 12 को मैं, चलो लिख लो पहले यहीं पे, प्लस 12 इज इक्वल टू -2। अब a निकालना है तो इस 12 को उठा के इस तरफ लेके जाओगे, तो जब ये लेके जाओगे तो ये क्या? -2 -12 कितना हो जाएगा? माइनस का 14। तो a कितना आया आपके पास? -14। इन वैल्यूज़ को अब आप यहाँ पे इस SN वाले फॉर्मूले में भर दो, तो आपके पास सम की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, a आया -14 और d आया आपके पास 3। क्या आया था मेरे पास? a -14 था एंड d कितना था? 3 था। तो अब SN वाला फॉर्मूले पे ये वैल्यू पुट कर दो। n कितना? 13 टर्म का सम निकालना है आपने, तो 13/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 14 कितना हो जाएंगे? 14 दूनी 28, माइनस का 28 प्लस n-1। n-1 कितना? 13 -1 कितना हो जाएगा? 12 इंटू d 3। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। इज इक्वल टू 13/2 माइनस का 28 रहेगा, प्लस 12 दिया 36 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 13/2 इंटू माइनस का 28 प्लस का 36 है, प्लस माइनस माइनस होंगे, 36 में से 28 गए तो कितने रहेंगे? प्लस के रहेंगे, क्योंकि प्लस की रकम टर्म जो है वो बड़ी है। तो कितना आएगा? 28 और 8 36 होंगे, तो इंटू 8 आ जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8 और 13 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो आएगा आपका 52। तो क्या आंसर आया मेरे पास? S13 की वैल्यू, पहली AP की फर्स्ट 13 टर्म का सम कितना आया मेरे पास? 52। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या थी? -14 और कॉमन डिफरेंस कितना निकला था? 3 निकला था। आई होप आपको समझ आ गई होगी AP सीरीज कि किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जीपी सीरीज़। कई बार जीपी सीरीज़ के भी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ये अगर आप देखें तो टीचिंग एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। जीपी सीरीज़ यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी एपी सीरीज़, जैसे एपी सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस लेते थे ना हम, यहाँ पे कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट लगता है। जीपी सीरीज़ में क्या है? कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा के देख लो, उनका जो कॉमन रेशियो होगा वो इक्वल आएगा। कैसे? मैं इसका जनरल आपको फॉर्म बताती हूँ जीपी की। मैंने एक टर्म ली a, इसको मैं जब r से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा? ए आर। फर्दर फिर से इसको r से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। फर्दर फिर से इसको r से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? ए आर क्यूब। फिर से मैं इसको r से मल्टीप्लाई करूँगी, ए आर की पावर 4। ठीक है,
आगे मैं मतलब बढ़ा आगे प्लस सोन मतलब इंटू सोन मतलब आर को मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपकी वो एक सीक्वेंस बनती जाएगी। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी है, ठीक है, जिसमें ए जो है इसकी फर्स्ट टर्म है, ए आर सेकेंड, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म है, और आर जो होता है वो इसका कॉमन रेशियो। अब इस सीरीज में देखो क्या है, मैं कोई सी भी दो टर्म उठा के देख लूँ, उनका जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, कॉमन रेशियो वो क्या है, इक्वल आ रहा है। कॉमन रेशियो जैसे एक जीपी सीरीज पहचानने का क्या क्या तरीका है कि आपने सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देना है। ए आर को ए से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, आर आएगा। तो ये क्या है, इसका कॉमन रेशियो निकलता है। इसमें से इसको डिवाइड करूंगी तो फिर से आर आएगा, इसमें इसको डिवाइड करूंगी तो फिर से आर आएगा। इट मीन्स कॉमन रेशियो जो होता है वो उसमें क्या है, इक्वल आता है। तो ये क्या है, आपकी जीपी सीरीज है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से दिख रही है, इसकी मैं जनरल फॉर्म जब देख रही हूँ तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इसकी फर्स्ट टर्म को हम T1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। जीपी की फर्स्ट टर्म को हम T1 से डिनोट करते हैं, वो क्या है, ए। सेकेंड टर्म क्या आई यहाँ पे, ए आर। थर्ड टर्म क्या आई यहाँ पे, ये इसकी थर्ड टर्म है, कितनी है, ए आर की पावर 2, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या है, ए आर की पावर 3, सो ऑन, ऐसे मैं फिफ्थ, सिक्स, T5, T6, T7, T8 लिख सकती हूँ अप टू Tn तक। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, देखो जब आपने सेकेंड टर्म लिखी तो ए आर की पावर 1 यानी इस n से एक कम। थर्ड टर्म जब लिखी आपने, ए आर की पावर कितनी है, 2, इस n से 1 कम, यानी कि 3 - 1 2। तो अगर फोर्थ, जब ये वाली फोर्थ लिखोगे आप, ए आर की पावर ए आर की पावर फोर्थ जो आएगी, ए आर की पावर 3 आएगी आपकी, ठीक है। तो T4 कितना आएगा, ए आर एन में से एक कम, यानी 4 - 1 3। फिफ्थ जब लिखोगे तो ए आर 4। तो इस तरह से मैं इसकी जनरल टर्म लिख सकती हूँ क्या, टी एन क्या आएगा, ए आर n-1। ये होता है जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें खाली बस इतना ही याद रखना है कि जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है और इसका सम, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि पेपर में सीरीज का सम निकालने के लिए आता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपको, ये जीपी की nth टर्म लिखने का फॉर्मूला। और जीपी की टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। या कई बार आपको ऐसे भी दिया होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो दोनों ही ठीक है, कुछ इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो वो कट जाएगा, तो हट के यही है, या मतलब इधर से माइनस लोगे कट के हट के यही वाली चीज़ आ जाएगी। तो दोनों में से कोई से भी फॉर्म लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या है, जीपी के nth टर्म की सम का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, एपी का भी सम का फॉर्मूला और जीपी के सम का फॉर्मूला। जैसे एपी का सम का फॉर्मूला क्या आया था, दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो वो था कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड सेकेंड क्या था, जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे के रखे हो तो एपी का nth टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और जीपी में एक ही है कि एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये जीपी के nth टर्म के सम का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, फाइंड द सम ऑफ n 9 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 999 सो ऑन अप टू 100 टर्म्स तक दिया है इसका सम। अब देखो मैं जब ये ना बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखो अब मुझे यहाँ, मैं जब इस सीरीज़ को देख रही हूँ तो ना तो मुझे ये एपी नज़र आ रही है, ना तो मुझे ये जीपी, ना इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, ना इसका कॉमन रेशियो इक्वल है। तो मुझे इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक हमने जो किया सिर्फ एपी और जीपी किया, उसी के सम के फॉर्मूले हमें पता है। तो मैं इस सीरीज़ को या तो एपी या जीपी में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से एक दिख रहा है कि अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1। फिर भी कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बनना, ना वो एपी बनेगी ना वो जीपी बनेगी। बट एक चीज़ और मुझे दिख रही है, अगर मैं 9 को
अगर मैं 9 को 10 - 1 लिख दूँ, प्लस 99 को मैं 100 - 1 लिख सकती हूँ, प्लस 999 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 - 1, प्लस 4 टाइम 9 जो है इसको मैं 10,000 - 1 लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस सो ऑन। कहाँ तक दिया है ये? अप टू आपको 100 टर्म्स तक दिया है, ठीक है। अब देखो ये जो -1 है ये सब में आएगा, ठीक है, 100 टर्म तक ये -1, तो मैं इसको अलग करके लिख लेती हूँ, इनको मैं अलग लिख लेती हूँ। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस सो ऑन, कहाँ तक? 100 टर्म तक। ये मैंने अलग कर दिया। माइनस ये -1 अप टू 100 टर्म तक ये मैंने अलग करके लिखा। तो 1 को माइनस कॉमन ले लो और 1 अप टू 100 टर्म तक, तो 1 को 100 टर्म तक प्लस करोगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा ना आपके पास, ठीक है। अब देखो ये तो अलग रहने दो इसको, ये वाला ये चीज़ देखो, अब ये चीज़ आपकी जीपी सीरीज बन रही है। यहाँ पे मुझे कॉमन रेशियो जो है वो इक्वल, देखो 10 में 10 को मल्टीप्लाई करोगे 100, 100 में 10 मल्टीप्लाई किया 1000, इसमें 10 मल्टीप्लाई किया तो 10,000, ये आ रहा है ना आपका। तो इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है, इसका कॉमन रेशियो जो है वो इक्वल है। या फिर ऐसे भी दे सकते हो, 100 में 10 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10। 1000 में 100 को किया तो 10, 10,000 में 1000 को किया तो कितना आया? 10। तो कॉमन रेशियो यहाँ सब में कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है, और वो कितना आ रहा है? 10। तो मुझे अगर जीपी सीरीज के सम, अब मुझे जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला पता है, ये है एस एन दिया हुआ है यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 - आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। यहाँ पे ए कितना दे के रखा है? 10 दे के रखा है आपके पास। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, मैं बस बता दूंगी कि करना कैसे है। ए आपको यहाँ पे 10 दे के रखा है, आर आपको यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ रहा है आपका? 10 आ रहा है। बस इस फॉर्मूले में आपने पुट करना है। ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा? इसके ये फर्स्ट हाफ में लगेगा। इसके बाद -100 भी है, इसको मत छोड़ देना, बाद में इस पे फॉर्मूला लगाओ और -100 करके, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज ही पुट करनी है अब आपने, तो आराम से आपका इसका आंसर निकल जाएगा। ये हो गया जीपी सीरीज। अब कुछ एक ना जनरल सीरीज और आती हैं, जैसे नेचुरल नंबर, आपको कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दे के रखे होंगे, उनका सम कैसे निकालना है। लाइक जैसे मैं एग्जांपल यहाँ दिया हो ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये कहाँ अप्लाई होगा, किस तरह इसको अप्लाई करोगे? जैसे मानो आपको दे के रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू कहाँ तक दे के रखा है? 20 टर्म तक दे के रखा है। कहाँ तक? 20 टर्म तक, ठीक है। तो अब 1 से 20 तक आप इन सारे ऐड करने तो नहीं बैठोगे ना कि 2 + 1 3, 3 + 3 9, सॉरी 6, 6 + 4 10, ऐसे इनको अप टू 20 टर्म्स तक तो नहीं ऐड करोगे, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि, ये तो मैंने जनरल सा एग्जांपल ले लिया कि 20 टर्म तक है, आपको 50 तक 99 100 तक दिया होगा, दे सकता है कि 100 अप टू 100 तक उसका सम निकालो, तो सबको ऐड तो नहीं करने बैठोगे। इसके लिए ये जनरल सा फॉर्मूला है। क्या है कि जब भी आपका ये मुझे दिख रहा है क्या है? नेचुरल नंबर। हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? अप 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, जो 1 से शुरू होता है वो नेचुरल नंबर है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो क्या होता है? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n कितना है? कितनी टर्म्स है आपके पास? 20 टर्म है। बस यहाँ पे इसके n की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 20 इंटू n+20 + 1 कितना हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 10, और ये हो जाएगा 210। वैसे यहाँ पे आप ना एपी सीरीज भी लगा सकते हो, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस तो सब में इक्वल ही आएगा। बट ठीक है, डायरेक्ट आप n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि मानो आपको अगर ऐसे दिया हो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + अप टू 20 का स्क्वायर, ये आपने निकालना है। क्या है? ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है। तो उस केस में भी अब ये तो नहीं है कि आप इसको पहले खोलोगे कि 1 का स्क्वायर करोगे, फिर 2 का, फिर 3 का, उसके बाद वो जो आएगा उसको ऐड करोगे। इतनी लंबी टर्म्स को तो ऐड नहीं कर सकते ना आप पेपर में। तो इसके लिए क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वो फॉर्मूला है n इंटू n+1
2n+1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे n कितना है हमारे पास, n यहाँ पे हमें दे के रखा है 20। बस यहाँ पे n की जगह 20 पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर निकल जाएगा। सिमिलर वो सम ऑफ क्यूब, जहाँ यहाँ पे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 20 का क्यूब दिया तो उसका सम निकालना है। तो उसके लिए भी क्या फॉर्मूला है, जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था ना, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए उस फॉर्मूले में, वही आपका क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टीचिंग एग्जाम में डायरेक्ट इनका फॉर्मूला ही आ जाता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या है, तो वो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, राइट। इसके बाद ना एक हमारे पास सीरीज़ सीक्वेंस आती है पेपर में, जिनका सम निकालने के लिए दिया जाता है। कुछ एक पैटर्न है, वो मैं आपको बता देती हूँ, उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मानो मुझे एक वो दे के रखा 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। इस तरह के ना एसएससी और एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं सीरीज सॉल्व करने के लिए। प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 16। ये आपने इसका सम निकालना है, क्या होगा। अब देखो, ऐसे तो बहुत है कि मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके इसका सम निकालना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बस इस तरह के क्वेश्चन में ना कुछ नहीं है, आपने इस तरह के पैटर्न में ना सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दे के रखे हैं ना, वो चेक करिए। देखो डिनोमिनेटर में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनका जो डिफरेंस है, देखो 2 और 1 का डिफरेंस कितना 1, जो कि आपको न्यूमिनेटर में दे के रखा है। 2 और 4 का डिफरेंस कितना है 2, जो इसके न्यूमिनेटर में दे के रखा है। 4 इंटू 7 का कितना होगा 3, और 7 इंटू 11 का डिफरेंस कितना आएगा आपके पास 4। 11 इंटू 16 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है। तो जब भी सीक्वेंस में बस आपने इसके डिनोमिनेटर की टर्म्स को चेक करना है। जब इस तरह का सीक्वेंस मिल जाए आपको जहाँ पे डिनोमिनेटर की दो टर्म्स का डिफरेंस उसके न्यूमिनेटर में दे के रखा हो, वहाँ पे आपने डायरेक्ट कैसे इसको सॉल्व करना है, इसका सम निकालने का क्या तरीका होता है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सबसे लोएस्ट टर्म कौन सी है वो लो। तो यहाँ डिनोमिनेटर में सबसे लोएस्ट टर्म क्या है 1 दिख रही है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सी है यहाँ पे 16, तो वो लो। बस यही इसका फॉर्मूला है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 15 बाय 16, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी आपको इस तरह का कुछ पैटर्न दिखे, इस तरह की कुछ सीक्वेंस दिखे जहाँ पे डिनोमिनेटर की दो टर्म्स का डिफरेंस उसके न्यूमिनेटर में देके रखा हो, वहाँ पे उस तरह की सीक्वेंस, उस तरह की सीरीज में आपने डायरेक्ट कैसे सम निकालना है उनका, 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो सबसे लोएस्ट टर्म है वो, माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर की सबसे हाईएस्ट टर्म है वो लिखो। बस उनको आपस में सॉल्व कर दो, माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा वही आपका इस सीरीज के सम का आंसर होगा, राइट। ये तो हो गया एक तरह का टाइप। एक सेकंड टाइप और आता है इसमें, मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 13। ठीक है, जब इस तरह का कुछ सीक्वेंस बने, अभी ये सेम पिछले वाले की तरह इसमें भी क्या है, हम डिनोमिनेटर में ना डिफरेंस चेक करेंगे। 5 इंटू 7 कितना डिफरेंस होता है 2, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 7 और 9 का डिफरेंस 7 और 9 का कितना 7 2 9, 9 और 11 का 9 2 11, 11 और 13 का 11 और 2 13। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मैं डिनोमिनेटर की टर्म्स का डिफरेंस जब ले रही हूँ तो हर एक टर्म में डिफरेंस जो है वो क्या है इक्वल आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे पास इक्वल है। जब भी आपको इस तरह का सीक्वेंस दिखे जहाँ पे डिनोमिनेटर की टर्म का डिफरेंस, हर एक टर्म का डिफरेंस इक्वल आए, उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में कुछ नहीं करना है। पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4, 4 टर्म्स को आपने ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 4, तो 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, सबसे लोएस्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5, डिनोमिनेटर की चेक करनी है, और सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है यहाँ पे 13, तो मल्टीप्लाई बाय 13। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 65।
ठीक है। मैंने 2 पैटर्न करवाए। क्या इसको मैं पिछले वाले पैटर्न की मतलब पिछले वाले फॉर्मूले से भी कर सकती हूँ। कैसे? पिछले वाले फॉर्मूले में क्या चीज़ था कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो आपके न्यूमिनेटर में होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, डिनोमिनेटर में सबका डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर मैं ऊपर सारी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो पिछले वाले जो क्वेश्चन किया था आपने सेम वही फॉर्मेट बन जाएगा। तो वहाँ पे भी वो उसके बाद आप वो वाला मेथड लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस मैंने आपको ये 2 मेथड बताए कि जहाँ पे क्या है, अगर डिनोमिनेटर की टर्म का डिफरेंस, 2 टर्म का डिफरेंस आपके न्यूमिनेटर में देके रखा हो तो उस केस में आपने कैसे सॉल्व करना है, और अगर डिनोमिनेटर की टर्म का डिफरेंस जो है, बट इस केस में एक चीज़ ध्यान रखना कि ऊपर न्यूमिनेटर में यहाँ पे 1 1 ही होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला जो बताया मैंने आपको ये तभी लगेगा जब इसके न्यूमिनेटर में जो है ना वो 1 1 1 1 हो, और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म के 2 टर्म के बीच का डिफरेंस वो इक्वल आ रहा है, तो उस केस में आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो गाइज आज के लिए बस करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। बाकी हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम HCF या LCM का टॉपिक शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। उसमें से एक आधा क्वेश्चन तो आता ही आता है HCF में। टीचिंग एग्जाम में तो एक या दो से 3 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लो या कमीशन के टेस्ट ले लो, तो वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन HCF और LCM में से रहते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम HCF और LCM का करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो को फर्दर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी टीचिंग तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।